जैसे मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल बात हो। मेरे इस कोल्ड एटीट्यूड को देखकर लिन क्यान यू का पहले से उतरा हुआ चेहरा और भी सफेद पड़ गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब सच में सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पहले मुझसे गलती हुई थी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था। आई एम सॉरी चेंसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? उसके कांपते हुए हाथों को देखकर मैंने अपनी भौहें उठाई और ताना मारते हुए कहा, मैं स्कूल ब्यूटी की माफी डिजर्व नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। मेरी आंखों में ये डिटर्मिनेशन देखकर लिन क्यान यू समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत घबरा गई और उसने अनजाने में ही मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे चेहरे पर सिकन आ गई। सिल्विया को हम दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि हम बस दोस्त हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा हाथ लाल हो गया है तो वो जल्दी से खड़ी हुई और मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लिन क्यान यू के लिए ये एक खुला चैलेंज जैसा था। उसने बिना सोचे सिल्विया का हाथ झटक दी। सिल्विया धक्का लगने से कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई। लिन क्यान यू ने उसे बहुत ठंडी नजरों से घूरा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ खींचने लगी। सिल्विया ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। जब उसने देखा कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता तो उसने आकर सीधा लिन क्यान यू के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया और अगले ही पल दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। बहुत से कस्टमर्स डर गए कि कहीं उन्हें भी चोट ना लग जाए, इसलिए वो बाहर भागने लगे। सेकंड फ्लोर पर मौजूद ओनर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने आकर उन दोनों को अलग किया जो गुस्से में पागल हो चुकी थी और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई। लिन क्यान के सिर की पट्टी खुल गई थी जिससे उसका वो भयानक घाव दिखने लगा था। उसे देखकर पुलिस को भी डर लग रहा था और उन्हें लगा कि सिल्विया एक बीमार इंसान के साथ मारपीट कर रही थी। सिल्विया बार बार खुद को डिफेंड कर रही थी और चोट खाई लिन क्यान यू भी पीछे नहीं हट रही थी। वो जिद कर रही थी कि पहले सिल्विया ने हाथ उठाया था। दोनों काफी देर तक बहस करती रहीं। पुलिस के कान पक गए लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि किसकी गलती है। आखिरकार हार मानकर उन्हें इकलौते चश्मदीद गवाह यानी मुझसे पूछना पड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि वहां असल में क्या हुआ था? ये सवाल सुनते ही दोनों तुरंत मुड़ी और बहुत उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाया, लिन क्यान यू की तरफ इशारा किया और कहा, पहले इसी ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर लिन क्यान यू वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, पहले थप्पड़ उसने मारा था। चेंजो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बात यहीं रुक गई। लिन क्यान यू के दिमाग की बत्ती जली और उसे एक झटके में समझ आ गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वो मुझसे बदला ले रहा था। वो चाहता था कि मैं भी बिना किसी गलती के झूठे इल्जाम सहने का दर्द फील करूं। ये बात समझ आने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पुलिस को चाइनीज समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने मुझसे ट्रांसलेट करने को कहा। मैंने सीधा सीधा हमारे रिश्ते से पल्ला झाड़ लिया। मैं सिल्विया के साथ लंच कर रहा था और ये अचानक वहां आकर तमाशा करने लगी। ये मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहती थी और फिर इसने धक्का दे दिया जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लिन क्यान यू के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने अपना मुंह खोला और एक बेजान फटी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम अब कभी मेरी साइड नहीं लोगे? मैंने तिरछी नजरों से उसे देखा और एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं हमेशा सिर्फ सच का साथ दूंगा। लिन क्यान यू ने फिर भी हार नहीं मानी और एक और सवाल पूछा, अगर आज उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम तब भी सच बोलते? क्या ये भी पूछने वाली बात है? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हम इतने क्लोज हैं? सिल्विया अभी छोटी है और बहुत सेंसिटिव है। मैं जाहिर सी बात है अपनी दोस्त का ही साथ दूंगा। ये बात बोलकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका रिएक्शन क्या था। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मेरी गवाही और तुरंत मंगवाई गई सीसीटीवी फुटेज की वजह से सच जल्दी ही सबके सामने आ गया। एक फॉरेन नेशनल होने के बावजूद तमाशा करने के जुर्म में लिन क्यान यू को हिरासत में ले लिया गया। मैंने सिल्विया के बाहर आने का वेट किया और उसे थैंक यू कहने के साथ साथ सॉरी भी कहा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि उसे इन छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उसने कहा कि आज की डेट खराब हो गई इसलिए वो अगले हफ्ते फिर से मिलना चाहती है। मैंने बहुत ध्यान से सोचा। हालांकि सिल्विया सच में बहुत खूबसूरत है लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे लगा कि वो अभी उतनी समझदार और मैच्योर नहीं है। मुझे पता था कि लिन क्यान यू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और मैं सिल्विया को इसमें घसीटना नहीं चाहता था और ना ही दोबारा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना चाहता था। मैं समझ सकता था कि सिल्विया के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी लेकिन अब मैं इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेता, इसलिए आखिर में मैंने पोलाइटली मना कर दिया। अगले 15-20 दिनों तक मुझे लिन क्यान यू कहीं नहीं दिखी। मेरी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई। बाद में सिल्विया ने मुझे 2 बार और इनवाइट किया लेकिन मेरे मना करने के बाद हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया। मुझे इस थोड़े टाइम के कनेक्शन के टूटने का कोई दुख नहीं। इस विदेश में मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी इसीलिए मैं जल्दी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में मिक्स हो गया। जब मैं लिन क्यान यू नाम के इंसान को लगभग भूलने ही वाला वो अचानक फिर वापस आ गई। वो स्कूल में गुलाब और गुब्बारों से भरी एक गाड़ी लेकर आई और मेरा रास्ता रोक। चारों तरफ से लोग हैरानी से देख रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। लिन क्यान यू को मेरे एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे अपने दिल की बात कह दी, चेंजो, अगर मैं भी 100 टाइम्स तुम्हें प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? अगर मैं कुछ महीने पहले वाला इंसान होता तो ये बातें सुनकर खुशी से रो पड़ता लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितना चीप ड्रामा है और कितने क्रिंजी डायलॉग्स हैं। उस वक्त मुझ पर कौन सा भूत सवार था कि मैंने सबके सामने इतनी बार उसे ऐसे प्रपोज किया था। उन पुरानी बातों को याद करके मुझे दुख नहीं होता
बल्कि खुद पर शर्म आती है कि मैंने ये सब कैसे किया। इस वक्त मेरे सामने खड़ी लड़की क्या कह रही थी मैंने एक वर्ड भी नहीं सुना। काफी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर लिन कुआन यू और घबराने लगी। वो बेचैन हो गई और टेंशन में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सीधा उसकी नजरों को इग्नोर किया, पीछे मुड़ा और दूर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर बुलाया, हाय गुचिंग शुए, गुसीची, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लिन कुआन यू ने मेरी नजरों का पीछा किया, तब उसे समझ आया कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। ये देखकर लिन कुआन यू का दिल जैसे जम सा गया। लिन कुआन यू, चेंजो। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि गुचिंग शुए नाम की वो लड़की मेरे पास आई। उसकी आवाज बहुत फ्रेंडली थी। हम कैंपिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं चेंजो, क्या तुम भी चलोगे? मौसम बहुत अच्छा था, वीकेंड का कोई प्लान नहीं था और सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसीलिए मैं तुरंत राजी हो गया। मैंने हंसते हुए उससे आज रात के प्लान्स के बारे में पूछा। हम दोनों ने लिन कुआन यू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बस आपस में बातें करते हुए कैंपिंग ग्रुप में शामिल हो गए। हम सबको दूर जाता देखकर लिन कुआन यू का चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुचिंग शुए को बहुत जलन और नफरत भरी नजरों से देखने लगी। लिन कुआन यू हमारे पीछे पीछे शहर से बाहर तक आ गई। नदी के उस पार से वो साफ देख सकती थी कि हमारे बीच क्या हो रहा है। 7-8 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे। वो हमारे बीच नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो दूर से ही देखती रही। लेकिन मुझे जितना देखती उसका दिल उतना ही भारी होता जा रहा था। मैं जो कुछ भी कर रहा था, वो गुचिंग शुए नाम की लड़की हमेशा मेरे आसपास ही थी। मेरे और उसके बीच कभी भी 10 कदम से ज्यादा की दूरी नहीं हुई और हम लगातार करीब आ रहे थे। ये क्लोजनेस बाकी लोगों जैसी नॉर्मल नहीं थी। ये देखकर लिन कुआन यू की आंखें जलन से लाल हो रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आकर सीधा मुझे वहां से खींच ले जाए। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता और खराब हो, इसीलिए वो आग में घी डालने वाला कोई काम नहीं कर सकती थी। उसे अपने दिल को जला रही उन सभी फीलिंग्स को दबाना पड़ा और खुद को काम रहने के लिए मनाना पड़ा। उसने लगातार 6 घंटे तक सब कुछ बर्दाश्त किया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमने बॉनफायर जलाई और बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। वहां बहुत शोर था और मुझे इतनी आवाज की आदत नहीं थी, इसलिए मैं ताजी हवा खाने अकेले नदी के पास चला गया। मौका देखकर लिन कुआन यू मेरे पास आ गई। चेंजो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मेरी टोन थोड़ी रूखी थी। सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर मैं जाने ही वाला था कि लिन कुआन यू घबरा गई। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, मुझे बस कुछ मिनट्स दे दो। चेंजो, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत पहले से कहना चाहती थी। ये सुनकर मैंने आखिरकार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरा एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। बहुत पहले से क्या बात? कहीं ये वो बकवास तो नहीं कि तुम्हें मुझसे 2 साल पहले ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? आखिरी बात कहते हुए मेरी आवाज में एक मजाक उड़ाने वाला टोन था। लिन कुआन यू को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो सुन्न पड़ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सीक्रेट जो उसने इतने अच्छे से छुपा कर रखा था वो मेरे मुंह से सुनेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैसा फील कर रही है। मेरे चेहरे पर वो ताने वाली स्माइल और गहरी हो गई। लिन कुआन यू, जरा खुद सोचो, जो तुम बोल रही हो, मेरी बात छोड़ो, क्या कोई और इंसान, यहाँ तक कि तुम खुद भी इस बात पर यकीन करोगी? ऐसा कौन सा वन साइडेड लव है जो 2 साल तक एकदम परफेक्टली छुपाया जा सके? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने क्रश का प्रपोजल 99 टाइम्स सबके सामने कौन रिजेक्ट करता है? और हर मुश्किल और परेशानी के वक्त अपने पसंद के इंसान को बार बार दुश्मनों की साइड में कौन खड़ा करता है? क्या ये प्यार है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत गहरी नफरत है। मेरे ये ताने सुनकर लिन कुआन यू का दिमाग सुन्न हो गया। उसने इन सब बातों को डिनाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक वर्ड नहीं बोल पा। उसके मुंह से बस कुछ बेजान शब्द निकले, नहीं चेंजो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे आसपास के सब लोग ये बात जानते हैं, वो सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। जब मुझे ही ये बात नहीं पता थी तो तुम किसे पसंद करती हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे पर्सपेक्टिव से तुमने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ जो यानशु को ही पसंद किया है। तुम उसी के पास जाओ और उसे अपने सच्चे प्यार के बारे में बताओ, अपने दिल की बातें उससे शेयर करो। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और सच कहूं तो शुरू से लेकर आखिर तक तुम लोगों ने मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील कराया है। मेरे चेहरे पर वो साफ दिखने वाली नफरत लिन कुआन यू के बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी बॉडी लगातार कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो जिद में अड़ी थी कि वो मुझे जाने नहीं देगी। मेरे पास उसके साथ बहस करने का पेशेंस नहीं था। मैंने सीधा अपना हाथ खींचा और मुड़कर जाने लगा। जैसे ही मेरे और उसके हाथ अलग हुए, उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके दिल में एक बहुत तेज दर्द उठा। उसके अंदर की सारी एनर्जी एक पल में खत्म हो गई और वो लड़खड़ाने लगी जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने उसे बहुत खूबसूरती से इग्नोर किया और हल्के कदमों से वापस क्राउड के बीच चला गया। मुझे लगा था कि सारी बातें क्लियर करने के बाद लिन कुआन यू हार मान लेगी, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इस इंसान के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। अगले कुछ महीनों तक मैं जब भी घर से बाहर निकलता वो मुझे 20 मीटर के अंदर ही दिख जाती थी। हर कुछ दिनों में वो कुछ ना कुछ चीजें लेकर मेरे सामने आ जाती और कहती कि वो मुझे प्रपोज कर रही है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, मुझे तो काउंट भी याद नहीं रहा। उसकी इस पागलों वाली जिद पर मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर मैं उसे इग्नोर कर सकता था तो इग्नोर कर देता और जब हद पार हो जाती तो मैं पब्लिक न्यूसेंस के नाम पर उसे वहां से बाहर निकलवा देता।
इन सब चीजों की वजह से पूरे स्कूल को लिन कियान्यू नाम के इंसान के बारे में पता चल गया था। सबको पता था कि वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए वो जहां भी जाती लोग उस पर उंगलियां उठाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मेरी ही परछाई बनकर घूमती रही। उसे लगा कि अगर वो कोशिश करती रहेगी तो एक दिन वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन रियलिटी उसकी सोच से बहुत अलग। मैं उसके किसी भी एक्शन से इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसके सामने दूसरी लड़कियों के प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर ली। लिन कियान्यू के पास सिर्फ बेबस होकर मुझे आसपास की लड़कियों के करीब जाते देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। धीरे धीरे लिन कियान्यू को मुझे हमेशा लड़कियों से घिरे देखने की आदत पड़ने लगी। उसे मानना ही पड़ा कि मैंने सही कहा था। मैं कभी भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं था। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो एकदम सुन्न पड़ चुकी। मैं कितनी भी कड़वी बात कह दूं या उसे कैसी भी नफरत भरी नजर से देखूं, उसे अब दर्द फील होना बंद हो गया। वो गिनती करती रही 1 से लेकर 50 तक। सर्दियां बीत गईं, स्प्रिंग आ गया और फिर अर्ली समर आ गया। उसे लगा कि दिन ऐसे ही शांति से कटते रहेंगे, 50 से 100 तक और शायद 101वीं बार भी। लिन कियान्यू ने कभी हार मानने का नहीं सोचा। जब उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकती है, मैं एक लड़की का हाथ पकड़े उसके सामने आ गया। मैंने हंसते हुए आसपास के लोगों को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उस पर लिन कियान्यू को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सर पर गिर गया हो। उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया और सच जानने के लिए वो सीधा मेरे पास भागकर आने लगी। लेकिन वो मेरे पास पहुंच पाती उससे पहले ही पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। लोगों की उस दीवार के पीछे से उसने अपनी लाल आंखों के साथ पूरी जान लगाकर पूछा, क्यों? मेरी नजरें बस 1 सेकंड के लिए उस पर रुकी और मैंने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं जवान हूं, मेरे पास पैसे हैं और बहुत सारा फ्री टाइम भी, तो मैं ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्यार कोई बुरी चीज थोड़ी है। इस वजह से लिन कियान्यू बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रही। वो बार में अकेले पीती रहती और हर रात पूरी तरह ड्रंक हो जाती। जब भी वो सुबह उठकर अपने आसपास के उस खालीपन को देखती तो वो खुद को उस दर्द में डूबने से रोक नहीं पाती। वो मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे ब्रेकअप करने की भीख मांगना चाहती, लेकिन जब भी वो मेरे पास आती और मुझे मेरी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े खुशी से हंसते हुए देखती तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। आज आखिरकार लिन कियान्यू वो सब फील कर पा रही थी जो मैंने फील किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स की कोई एडवाइस नहीं सुनी। वो एक प्रॉपर एंडिंग पाने की जिद में विदेश में ही रुक गई। गर्मियों की तपिश खत्म होते होते आखिरकार लिन कियान्यू को मेरे ब्रेकअप की खबर मिल गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मुझे दिलासा देना चाहती, लेकिन फिर से सब कुछ उसकी उम्मीदों के उलट हुआ। मेरे चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं और मैं उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे कुछ महीनों पहले देखता था। लिन कियान्यू के चेहरे की स्माइल जम गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? मैंने एक बहुत पोलाइट स्माइल दी। हमने म्यूचुअली ब्रेकअप किया है, हम दोनों की मर्जी, इसमें क्या तकलीफ है? ये सुनकर लिन कियान्यू का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी बात ने उसे चौंका दिया। और वैसे भी अगर मुझे कोई तकलीफ हुई भी होती तो वो उन 2 सालों की तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था? तो फिर यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर फेक सिंपैथी क्यों दिखा रही? मेरी आखिरी बातों ने लिन कियान्यू को बेचैन कर दिया। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं। मैं उन पुरानी बातों को एक्सप्लेन कर सकती। शेंचू बस करो, अब मुझे ये सब सुनकर इरिटेशन हो रही है। लिन कियान्यू, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, ओके? अब मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वापस चाइना जाओ और जोयांशु और अपनी उन सहेलियों को ढूंढो, ठीक है? वो लोग खुशी खुशी तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। शोर मत करो। मेरी इन बातों से लिन कियान्यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने उसे धक्का देकर साइड किया और सीधा टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चला गया। किंग ने आसपास के सब लोगों को मेरे नाम के लिए करेक्ट कर दिया था। अब सब मुझे मेरे इंग्लिश नाम से बुलाते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ही वो लू छेंशु हूँ जिसे प्रपोज किया जा रहा है। इस पॉइंट तक आते आते लिन कियान्यू के प्रपोज करने के सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। आखिरकार उसके पिछले 99 प्रपोजल्स मुझे हिला तक नहीं पाए थे। अब वो सच में बेबस हो चुकी थी। आखिर में एक दोस्त की एडवाइस पर उसे एक आइडिया आया, 100th प्रपोजल। उसने स्कूल के स्मॉल गार्डन को सिलेक्ट किया। उसने वहां एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट सेटअप किया जिसमें हमारी पहली मुलाकात का सीन बना हुआ था। उसने पेड़ों पर बहुत सारी स्टार लाइट्स लगा दी और रात में गार्डन की कैंडल्स जलाकर मुझे पास्ट की यादों में ले जाने का प्लान बनाया। मुझे धोखे से वहां बुलाने के लिए लिन कियान्यू ने बहुत से लोगों की हेल्प ली और दर्जनों प्लान्स बनाए। इस बार वो मुझे पक्का यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे सच में मुझे देखकर लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और अब उसे अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा है। सब कुछ रेडी था, लेकिन जब तय किया हुआ टाइम आया मैं वहां नहीं पहुंचा। लिन कियान्यू पूरी तरह से पागल हो गई। उसने कार से हर वो जगह ढूंढी जहां मैं हो सकता था। 9 बजे का अलार्म बजा। वो अंधेरा गार्डन अचानक लाइट से जगमगा उठा। अनगिनत बलून्स हवा में उड़ने लगे। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। हवा में एक रोमांटिक पियानो म्यूजिक गूंजने लगा और डोमिनोज के गिरने की वो लगातार टिक टिक आवाज आने लगी जो अपने आप स्टार्ट हो गए थे। हर सेकंड के साथ एक डोमिनो गिर रहा था। 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा और जैसे ही आखिरी डोमिनो गिरा सारी कैंडल्स जल उठी। लेकिन लिन कियान्यू को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन इंटरनेशनल नंबर था, लेकिन कॉल पिक करते ही उसने तुरंत पहचान लिया कि लाइन के दूसरी तरफ मैं था। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100th प्रपोजल करने वाली हो। अफसोस कि मैं अभी चाइना में हूँ। आई एम रियली सॉरी। लिन कियान्यू ने अपने दिल के दर्द और उस बेचैनी को दबाया और ऐसा बिहेव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कॉल किया, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं 101st और 102nd प्रपोजल भी तैयार कर सकती हूँ। उसकी आवाज में एक
छुपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले ही ये सपना देख रही थी कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताने के लिए कॉल किया है। लिन ख्यानियो का गला सूख गया और उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। पहली बात, मैं तुम्हें एहतियात के तौर पर बता दूं कि अभी सर्दियां चल रही हैं और हवा बहुत रूखी है। अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो गार्डन की वो सारी कैंडल्स जल्दी से बुझा देना, कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए। ये सुनकर लिन ख्यानियो ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि एक सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। दूसरी बात, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता था। मैं फिर से रिलेशनशिप में हूँ और ये गर्लफ्रेंड मेरी पिछली गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे प्रपोजल्स 100th टाइम पर ही रुक सकते हैं। मेरी इन कुछ नॉर्मल सी बातों ने लिन ख्यानियो के दिमाग में अनगिनत गूंज पैदा कर दी। एक ही पल में उसे लगा जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उसके माथे पर एक बहुत तेज चुभने वाला दर्द होने लगा। उस भयानक दर्द में उसके शरीर में कोई जान नहीं बची। उसका फोन धड़ाम से नीचे गिरा और सीधा एक कैंडल स्टैंड पर जा लगा। कुछ ही सेकंड्स में गार्डन में बहुत तेज आग फैल गई, लेकिन उसने वहां से भागने या मदद के लिए चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। वो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही और उस गार्डन का एक हिस्सा बन गई। पूरी रात बीत गई। गार्डन के सारे पेड़ जलकर राख हो गए। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। फायर फाइटर्स टाइम पर पहुंच गए और उन्होंने धुएं से बेहोश होने वाली लिन ख्यालियो को बचा लिया। हालांकि किस्मत से उसकी जान बच गई थी, लेकिन इस आग की घटना से चिंगडा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गुस्से में था। उन्होंने स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के साथ कहा कि वो इसके लिए जिम्मेदार इंसान को नहीं छोड़ेंगे। प्राइम सस्पेक्ट होने के नाते पुलिस ने लिन ख्यानियो को अरेस्ट कर लिया। जब लिन फैमिली को यह खबर मिली तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल केस था, लिन ख्यानियो के लिए बिना सजा के बचना इम्पॉसिबल था। आखिरकार लिन फैमिली को अपनी आधी प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन में देनी पड़ी। तब जाकर चिंगडा एडमिनिस्ट्रेशन शांत हुआ। इस भयानक इंसिडेंट के कारण लिन ख्यानियो को 6 महीने जेल में बिताने पड़े। उसका नाम यूरोप की ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया और उसे देश से बाहर निकाल दिया गया। उसे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। जेल से बाहर आते ही उसे एयरपोर्ट भेज दिया गया ताकि उसे वापस चाइना डिपोर्ट किया जा सके। आसपास के लोगों को समर क्लोथ्स पहने देखकर लिन ख्यानियो, जो अभी तक एक सपने में खोई हुई थी, उसे आखिरकार होश आया। सर्दियां बीत चुकी थी, अब गर्मियां आ गई थी। कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये एहसास होते ही उसके दिल में बहुत सी फीलिंग्स उमड़ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डिसअपॉइंट थी या अकेलापन फील कर रही थी। अभी बहुत लाइफ बाकी है, दोबारा मिलने का मौका जरूर मिलेगा। लिन ख्यानियो खुद को बस यही दिलासा दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि मैं स्ट्रीट क्रॉस करके बाहर आ रहा हूं और मेरे हाथ में एक खूबसूरत लड़की का हाथ था। अपनी सहेलियों की भेजी फोटोज से वो समझ गई थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने सिर उठाया तो मेरी नजर उस पर पड़ी। मैंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उसे हाय कहा, जो मैं नॉर्मली नहीं करता था, और फिर मैंने उसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सच बता दिया। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं अभी जर्मनी ट्रिप से वापस आया हूँ। तुम तो आखिरकार बाहर आ ही गई। वक्त सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड मोनिका है। चाइना वापस लौटने के बाद लिन ख्यानियो ने कुछ लोगों के थ्रू मुझे एक मैसेज भिजवाया था। उसने पूछा था कि क्या मैं ये सब एक्टिंग कर रहा हूँ या ये मेरा सच है। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब तक मैं लिन ख्यानियो को पूरी तरह समझ चुका था। वो कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी। उसके लिए मैं बस शो ऑफ करने वाला एक खिलौना था। विदेश में स्टडीज के दूसरे साल में मैंने हर मौके का फायदा उठाया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। दिन गुजरते गए और जल्द ही मेरे 3 साल का एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं गोल्ड मेडल से भरा एक बॉक्स लेकर चाइना वापस आ गया। फ्लाइट से बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स और रूममेट्स हाथों में फूल लिए मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हैं। जहां तक लिन ख्यानियो का सवाल है, मुझे पता है कि अब उसके पास मेरी लाइफ में दोबारा एंट्री करने का कोई मौका नहीं है। हम दोनों इस दुनिया की भीड़ में बस एक दूसरे के पास से गुजरने वाले 2 अजनबी हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।